दोस्तों, एक बेहतरीन आइडिया को सच्चाई में बदलने से ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्रेजी आइडियाज के बारे में क्या कहेंगे जो लगता है कि कभी सच हो ही नहीं सकते? वेल, कभी कभी वो उम्मीद से ज्यादा बेहतर काम करते हैं भाई। माइंड कंट्रोल वीडियो गेम से लेकर टट्टी करके पैसा कमाने तक, आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजों पर जिन्होंने सच में काम किया है। म्यूजिकल मैडनेस। दोस्तों, आप इस दुनिया में चाहे जहां भी हों, सड़कों पर स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर अभी भी एक खतरा ही है। लेकिन 2014 में न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और नेशनल ज्योग्राफिक ने मिलकर एक अनोखा म्यूजिक बेस्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए काम किया। कोई भी ड्राइवर जो रूट 333 के इस हिस्से के पूरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे मॉडिफाई किया गया है, उसे अमेरिका का राष्ट्रीय गीत अमेरिका द ब्यूटीफुल सुनाई देगा। ये सच है कि ये रे चार्ल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये बहुत शानदार है। इसके अलावा ये म्यूजिक भी तभी बजता है जब आप सही स्पीड लिमिट पर गाड़ी चला रहे हो। तो ये काम कैसे करता है? वेल, रंबल स्ट्रिप्स स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें सड़क पर एक दूसरे से दूर अलग अलग पॉइंट्स पर इंस्टॉल किया जाता है। इन ऊबड़ खाबड़ स्ट्रिप्स पर ड्राइव करने के कारण कारें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हिलती हैं, जिससे तेज आवाज सुनाई देती है। ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट को फॉलो करने के लिए मजबूर करने के लिए गाना तब तक सुनाई नहीं देता जब तक कि वो इसे ठीक 45 मील प्रति घंटे की स्पीड से पार नहीं करते। तो मेरे इनर रेबल्स के कहने के बावजूद मुझे लगता है कि नियमों का पालन करना मजेदार और दिलचस्प हो सकता है। पालतू पत्थर। दोस्तों, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या हॉर्स, पालतू जानवर के रूप में जानवरों की हमेशा से ही डिमांड रही है। लेकिन कोई भी एक पत्थर को पालतू बनाना नहीं चाहेगा। सही कहा ना? गलत। 1975 में डाउन एंड आउट फ्रीलांस कॉपीराइटर गैरी डाहल एक ड्रिंक पी रहे थे और अपने दोस्तों को पब में अपने पालतू जानवरों के बारे में शिकायत करते हुए सुन रहे थे। उन्होंने मजाक में एक पत्थर को पालतू जानवर के रूप में रखने का सुझाव दिया। उन्होंने समझाया कि एक पत्थर शायद किसी की भी परेशानी का कारण नहीं बन सकता है। लेकिन चाहे सब हंस रहे हो, ये ख्याल डाहल के दिमाग में अटक गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद को सिर्फ एक सेंट में ढेर सारे सॉफ्ट स्टोन खरीदते हुए पाया। उन्होंने सूखी घास भी खरीदी जो और भी ज्यादा सस्ती थी। फिर अपनी राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए डाहल ने 32 पेज का एक बड़ा मैनुअल बनाया, जिसमें पत्थरों की एक पालतू के रूप में देखभाल करने के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शंस थे। मैनुअल में अपने पालतू पत्थर को ट्रेन करने के साथ साथ पालतू पत्थर के फर्स्ट एड जैसे मजेदार टॉपिक भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, पत्थर को हाथ मिलाना सिखाना लगभग असंभव है, और बेशक मालिक की फिजिकल हेल्प से हमला करना काफी आसान है। पत्थर को बॉक्स के अंदर आराम से रखा गया था और वो घास के बिस्तर पर आराम कर रहा था। बॉक्स में ऊपर की तरफ वेंटिलेशन होल्स थे। डाहल ने क्रिसमस के समय मार्केट में उन पालतू पत्थरों को बेचने के लिए रखा और लोगों का रिस्पांस उम्मीद से ज्यादा था। आश्चर्यजनक रूप से फरवरी 1976 तक 1 लाख से ज्यादा पत्थर बिक चुके थे। डाहल लगभग रातों रात $4 प्रति पत्थर के हिसाब से करोड़पति बन गया था। भाई, मिक जैगर तुम हट जाओ, गैरी डाहल ही असली रॉकस्टार है। पालतू पत्थर, यार क्या क्रेजी आइडिया है। तो फिर क्या है जो क्रेजी नहीं है? उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाना। मैं हमेशा नया अमेजिंग कंटेंट अपलोड करता हूँ और आगे जो दिखाने का प्लान बना रहा हूँ उसे शायद आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो कहाँ थे हम? वेडलिंग वॉरियर्स। दोस्तों, 2020 की शुरुआत में चाइना की सरकार समझ गई कि वो एक बहुत बड़ी और खतरनाक हवाई समस्या का सामना करने वाली है, और मैं कोविड-19 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 400 अरब उड़ने वाली टिड्डियों का एक भयानक झुंड सीधे चाइना के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। कीड़ों के इस झुंड ने पहले ही ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया था और फसलों को तबाह कर दिया था और इन देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। 2020 में ईस्ट अफ्रीका को इन कीड़ों से लड़ते हुए $128 मिलियन का भारी नुकसान हुआ था। तो इस हमले को रोकने के लिए चाइना ने क्या तैयारी की थी? बतख, और मेरा मतलब है कि बहुत सारे बतख। इन बतखों ने 20 साल पहले भी इसी तरह के झुंड से लड़ते हुए खुद को साबित किया था। उस समय हर बतख एक दिन में एवरेज 200 टिड्डियों खा जाती थी। इसलिए चाइना की सरकार ने 2020 में उनमें से 1 लाख की एक विशाल सेना को चाइना के पाकिस्तान बॉर्डर पर इकट्ठा किया, जो एक लड़ाई में पाकिस्तान के रास्ते आने वाली 400 बिलियन टिड्डियों को रोकने के लिए तैयार थी। डर के मारे बतखों की आवाज तेज हो गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना था। विशेषज्ञों ने चाइना को हमले को वापस लेने की चेतावनी दी और इसके बजाय कीटनाशक का इस्तेमाल करने की सलाह दी, और उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि बतखों ने 2000 के साल में शानदार प्रदर्शन किया था जब वे चाइना में फाइट कर रही थी। 2020 में वो पाकिस्तान में लड़ रही होती। देश के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान और बढ़ते तापमान के साथ, जो 117 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, पानी पर निर्भर बतखों की मौत हो सकती थी। फ्रंट लाइन से पीछे हटाने के बाद वो थके हारे इधर उधर तैरते रहे। लेकिन शायद अगली बार जब चाइना की फसलें खतरे में होंगी तो उन्हें क्विक करने वालों की जरूरत नहीं होगी।
ट्रांसपेरेंट टॉयलेट्स। दोस्तों अगर ईमानदारी से कहूं तो किसी को भी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जापान के टोक्यो शहर में इन टॉयलेट्स की वजह से पब्लिक पूपिंग का डर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्यूबिकल की दीवारें ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी हैं। वो टोक्यो टॉयलेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और उन्हें जापान के पब्लिक टॉयलेट्स के अंधेरे, गंदे, बदबूदार और डरावने होने के स्टीरियोटाइप का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन मेरी राय में एक सी थ्रू टॉयलेट क्यूबिकल से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भले ही वो कितना भी एक्सपोज्ड क्यों ना हो, इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोई भी एक्चुअली आपको अपना काम करते हुए देख पाएगा। ग्लास की दीवारें किसी ऐसे वैसे ग्लास से नहीं बनी है, उन्हें स्मार्ट ग्लास से बनाया गया है। जब क्यूबिकल का दरवाजा खुलता है तो कांच के पैनल में क्रिस्टल के जरिए एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। लॉक होने पर इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है और पैनल ओपन हो जाते हैं। इसलिए बिजली गुल होने की स्थिति में भी दीवारें अचानक सी थ्रू नहीं होंगी। तो फिर ये टोक्यो के रेगुलर पब्लिक टॉयलेट से बेहतर कैसे हैं? वेल, ये आपको अंदर जाने से पहले ये देखने में आपकी मदद करते हैं कि क्यूबिकल की हालत कैसी है, ताकि आपको कोई बुरा सरप्राइज ना मिले, क्योंकि हर कोई ये देख सकेगा कि काम पूरा करने के बाद आपने उस जगह को कैसे छोड़ा है, और ये आपको भी टॉयलेट को बुरी हालत में छोड़ने से रोकेगा। तो भाई, इस बार आप उस आदमी को दोष नहीं दे पाएंगे जिसने आपसे पहले इसको इस्तेमाल किया था। फ्राइन फ्लायर्स। दोस्तों जब आप किसी प्रोटेस्ट के बारे में सोचते हैं तो आप शायद उन लोगों की भीड़ के बारे में कल्पना करने की कोशिश करते हैं जिनके पास बैनरों पर बदलाव के मैसेज लिखे होते हैं। लेकिन 2019 में चिली में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हजारों लोगों ने एक शानदार वजह से लेजर पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जब विरोध या दंगे भड़कते हैं तो पुलिस ऊपर से स्थिति की निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती है ताकि वो एक मुनासिब जमीनी कार्रवाई कर सके। चिली में प्रदर्शनकारियों ने अनुमान लगाया कि अगर सभी लोग प्रोटेस्ट में लेजर पॉइंटर्स लगाएंगे और उन सभी को एक साथ ड्रोन पर चमकाएंगे तो फोकस्ड लाइट ड्रोन को परेशानी होगी, और उन्होंने ये कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि लेजर्स ने वाकई काम किया। उनमें से लगभग 40 से 50 का मकसद उड़ते हुए पुलिस ड्रोन को निशाना बनाना था, लेकिन अंदाजे अलग अलग थे। ये किस कारण से गिर गया होगा? कुछ लोगों का मानना है कि लेजर्स के कंबाइंड पावर ने ड्रोन के प्लास्टिक को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी पैदा की, जिससे ये खराब हो गया। कुछ दूसरों को ये लगता है कि इसने ड्रोन के ऑप्टिकल सेंसर को ओवरलोड कर दिया, इसलिए ऑपरेटर कैमरा से देख नहीं सका, जिससे उसे इसको लैंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाई, ऊपर से देखने में तो मैं इस थ्योरी को मान रहा हूँ, पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। भटिंडा में रिवर्स। दोस्तों 2003 में नॉर्थ इंडिया में टैक्सी ड्राइवर हरप्रीत देव देर रात घर जा रहे थे जब उनकी फिएट कार रिवर्स गियर में फंस गई। मरम्मत के लिए पैसे न होने पर हरप्रीत ने अपना सिर पीछे कर लिया और अपने घर भटिंडा की तरफ रिवर्स में गाड़ी चलाने लगा। जितनी देर वो रिवर्स चलता रहा उसका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता गया, और जब तक हरप्रीत घर लौटा उसके दिमाग में ख्याल घर कर चुका था। उसने सोचा कि अपनी कार को ठीक कराने के बजाय क्यों ना वो गियर बॉक्स को इस तरह से मॉडिफाई करे कि उसमें 4 रिवर्स गियर और सिर्फ एक फॉरवर्ड गियर हो। ये टैलेंटेड टैक्सी ड्राइवर हमेशा से ही अपनी जिंदगी में कुछ अनोखा करना चाहता था और यही उसके लिए एक मौका था। जैसे जैसे समय बीतता गया पूरे भटिंडा में बैकवर्ड टैक्सी कैब के किस्से फैलने लगे और हरप्रीत एक लोकल सेलिब्रिटी बन गया। यहाँ तक कि वो एक खास सरकारी लाइसेंस प्राप्त करने में भी कामयाब रहा, जिससे उसे नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट में रिवर्स गाड़ी चलाने की इजाजत मिली। इनफैक्ट इस डेयरिंग ड्राइवर ने ड्राइविंग के अपने इस अनोखे तरीके में ऐसी महारत हासिल की कि 2005 में उसने भारत में राजस्थान से पाकिस्तान में लाहौर तक दोनों देशों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए 350 मील रिवर्स ड्राइव किया। अफसोस की बात है कि हर समय पीछे देखते रहने के कारण हरप्रीत को कमर और गर्दन में बहुत दर्द होने लगा। लेकिन क्या ये उसे रोकता है? ऑफ कोर्स नॉट। हरप्रीत के हिसाब से कुछ खास हासिल करना कभी आसान नहीं होता। सच है भाई, लेकिन मैं तो हमेशा फॉरवर्ड ड्राइविंग ही करूंगा। गीज पुलिस। दोस्तों अगर आप कभी चीन के शिनजियांग प्रांत के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हों और पुलिस थाने के पास से गुजर रहे हों तो आपको सच में एक बहुत ही अजीब नज़ारा दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना के इस बदनाम अपराधी इलाके में पुलिस ने गार्ड डॉग्स के बजाय गार्ड गीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन डॉग्स की तुलना में गीज के कई अलग अलग फायदे भी हैं। एक तो ये कि वो खाना खाते समय भी जोर जोर से आवाज़ करते हैं। अगर कोई चोर आपके घर में घुसता है और फर्श पर स्टेक फेंकता है तो आपका भूखा डॉग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और आपको आने वाले खतरे के बारे में खबरदार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक गूज है तो ये खाते समय भी जोर जोर से चिल्लाता रहेगा। इसके अलावा अगर चोर जहरीले खाने का एक टुकड़ा फेंकते हैं तो वो गार्ड डॉग को एक ही झटके में मार सकते हैं। अगर आप बहुत सारी गीज इकट्ठा कर लेते हैं तो उनकी गिनती और हंगामा उस हैरान कर देने वाले चोर को सोचने पर मजबूर कर देगा कि काश वो वहां पर आया ही ना होता। बेशक एक पर्सनल गूज बटालियन के मालिक होने की अपनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन चाइना के पुलिस फोर्स के लिए ये चौंकाने वाली कामयाबी रही है। 2013 में एक आदमी ने शिनजियांग
शियांग के एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की और अपनी जब्त की गई मोटरसाइकिल को वापस चुरा लिया। वो 2 सिक्योरिटी डॉग्स को नशीली दवा देने में कामयाब रहा, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। बड़े कॉन्फिडेंस से वो दीवार पर चढ़ गया और उसने वहां एक भयानक नजारा देखा। 20 हंस जमकर चीख रहे थे, अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और उसे घूर रहे थे। रात भर थाने में सो रहे पुलिस वाले जाग गए और मुजरिम को पकड़ लिया गया। तो भाई अगली बार जब आप एक जानवर को अपना साथी बनाने के बारे में सोच रहे हो तो क्यों ना 8-10 हंस ही ले लिए जाएं। बीवर बट जूस। दोस्तों, एक टेस्टी वनीला आइसक्रीम का मजा लेते हुए आखिरी चीज जो आप सोचना चाहेंगे वो ये है कि ये एक जानवर की दुम से निकली है। लेकिन अगर आप 20वीं सदी की शुरुआत में रहते थे तो संभावना है कि आपने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार बीवर बट जूस जरूर ट्राई किया होगा। तो पता चला कि बीवर की पूंछ के ठीक नीचे एक ग्लैंड होता है जिसमें से ये चिपचिपा भूरा लिक्विड निकलता है। इस लिक्विड का टेस्ट और स्मेल वनीला जैसा है, पर ये पूप नहीं है। इतना कि इनफैक्ट 100 साल पहले लोग इसका इस्तेमाल आइसक्रीम, केक और अपनी पसंद की चीजों का टेस्ट बढ़ाने के लिए करते थे। लेकिन ये जानना ठीक नहीं है कि लोगों ने ये कैसे पता लगाया कि इस चीज का स्वाद कैसा है। इस सिक्रीशन को कैस्टोरियम कहा जाता है और इसकी अच्छी खुशबू और स्वाद बीवर की प्लांट बेस्ड डाइट का बाय प्रोडक्ट है। कैस्टोरियम केमिकल पाउंड के एक ग्रुप से बना है जिनमें से कई फेरोमोन के रूप में काम करते हैं और बीवर इसका इस्तेमाल अपने इलाके को मार्क करने और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, जो हमारे इस्तेमाल करने के तरीके से बहुत ही अलग है। बीवर के कैस्टोरियम निकालना कोई आसान काम नहीं है। आप वहाँ सिर्फ आइसक्रीम का कोन लगाकर कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे पहले बीवर को बेहोश करना पड़ता है, फिर इसके कैस्टर ग्लैंड्स को हाथ से दबाने का भयानक काम किया जाता है। ये देखते हुए कि ये प्रोसेस कितना इम्प्रैक्टिकल और घटिया है, मॉडर्न जमाने में कैस्ट्रियम वेनिला फ्लेवर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आप इसे अभी भी कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स और प्रीमियम आइसक्रीम में पा सकते हैं। यार मुझे लगता है कि मैं तो सस्ती चीजों को ही पसंद करूंगा भाई। फ्रांस में आलूओं की साजिश। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के बीच में फ्रांस में एक भयानक डर ने इस देश को जकड़ लिया था। ये मौत का युद्ध का डर नहीं था, बल्कि आलू का डर था। आलू को लेकर लोगों में काफी गलत धारणाएं थीं। उनके अंडरग्राउंड उगने के डर से लोगों ने जड़ वाली सब्जियों को बीमारी फैलाने वाला और यहाँ तक कि कुष्ठ रोग का कारण भी माना। सबूतों की कमी के बावजूद फ्रांस की संसद ने 1748 में आलू को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन 7 साल के युद्ध के दौरान प्रशिया द्वारा पकड़े जाने के बाद फ्रांस की सेना ने मेडिकल ऑफिसर एंटोनी ऑगस्टिन पार्मेंटियर की राय में काफी बदलाव आया। पार्मेंटियर को उसकी हिरासत के दौरान खाने के लिए आलू दिए गए थे और आश्चर्य की बात यह थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ थे। इसलिए रिहा होने के बाद पार्मेंटियर ने लोगों को इस बारे में बताना अपना मिशन बना लिया था। कई सालों कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो कामयाब हुए और 1772 में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बहुत ज्यादा बदनाम सब्जी को नहीं छूते थे। फिर एक दिन पार्मेंटियर को एक आइडिया आया। लोग उन्हें खाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो हानिकारक थे, इसलिए उन्हें बस उसे दिलचस्प बनाना था। इसलिए पार्मेंटियर ने जमीन के एक टुकड़े को आलू के पैच में बदल दिया, जिसमें कई भारी हथियारों से लैस गार्ड्स को काम पर रखा गया था ताकि आलू की रक्षा करने की कोशिश करने का एक शानदार दिखावा किया जा सके। उन्होंने सोचा कि लोग गार्ड्स को देखेंगे और मान लेंगे कि आलू चोरी करने लायक हैं। पार्मेंटियर ने इंतजार किया और लोगों ने आलू चोरी करना शुरू कर दिया। एक आदमी की जुनूनी चाल की वजह से जड़ वाली सब्जी की मांग बढ़ने लगी और जनता की राय बदल गई। यार मुझे यकीन है कि पार्मेंटियर अपनी कब्र में मुस्कुरा रहा होगा और वो जानता होगा कि अब फ्रेंच फ्राइज नाम की कोई चीज भी है। जीरो ज़ेब्रा। दोस्तों, भले ही चिड़ियाघर में जाना मजेदार हो, लेकिन अगर वहां पर दिलचस्प जानवर ना होते तो क्या ये बेकार नहीं होता। गाजा में मारालैंड चिड़ियाघर के मालिक ये बात अच्छी तरह से जानते थे। जब 2009 में उन्होंने अपने 2 कीमती ज़ेब्रा खो दिए थे। उनकी एब्सेंस बिजनेस के लिए खराब हो सकती थी क्योंकि वो पार्क में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले जानवर थे। ज़ेब्रा खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण जू कीपर्स ने अपने दिमाग पर तब तक जोर दिया तब तक कि उन्हें एक अजीब आइडिया नहीं आया। उनके पास अभी भी 2 गधे मौजूद थे, इसलिए बिना समय बर्बाद किए उन्होंने ब्लैक हेयर डाई लिया और इसका इस्तेमाल सफेद गधों पर काले रंग की धारियों को पेंट करने के लिए किया गया और उन्होंने शानदार काम किया। इस सच के बावजूद कि ज़ेब्रा गधों की तुलना में लगभग 1 फुट लंबा होता है। लोगों में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी परवाह भी नहीं की, लेकिन इस बंदे ने तुरंत उस दाग के निशान को पकड़ लिया। भले ही नकली ज़ेब्रा गधों की तुलना में कहीं ज्यादा लोकप्रिय थे, वो जल्दी ही चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण बन गए। यार मैं तो कहूंगा कि वो इन धारियों के लायक थे। पैसों के लिए हगना। दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके पूप को कैश में बदलने का कोई तरीका है तो आप सोचेंगे कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन साउथ कोरिया के उल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये डूडी फ्यूल ड्रीम एक रियलिटी बन गया। चोजे वेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैंपस की एक बिल्डिंग को चलाने का एक ऐसा तरीका तैयार करना चाहते थे जिसमें कम बिजली का इस्तेमाल हो। उनका जवाब था ये टॉयलेट। इसे यूनिवर्सिटी के साइंस वॉल्टन पेविलियन के अंदर रखा गया है, ना कि किसी डेस्क पर।
टॉयलेट में एक वैक्यूम पंप होता है जो कचरे को एक अंडरग्राउंड बायोरिएक्टर में खींचता है, जहां इसे अलग कर दिया जाता है और मीथेन का उत्पादन होता है। फिर इस मीथेन का इस्तेमाल पूरी बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये काफ़ी अजीब नहीं था, कोई भी स्टूडेंट जो उस मॉडर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने का ऑप्शन चुनता है उसे वर्चुअली करेंसी के रूप में एक खास अमाउंट भी दिया जाता है। गूल नाम की इस करेंसी का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की दुकानों पर किताबें और कॉफ़ी जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। ये स्कीम इतनी पॉपुलर हो गई है कि एक स्टूडेंट ने तो ये भी कह दिया है कि मैं तो पूप को सिर्फ गंदा ही मानता था, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। जो कि ठीक है, जब तक कि वो इसे अपने साथ हर एक जगह ज्वेलरी बॉक्स में इधर उधर ले जाना शुरू न कर दे। हिरन की कशमकश। दोस्तों, फिनलैंड का उत्तरी इलाका सर्दियों के महीनों के दौरान अंधेरे में घिरा रहता है, जो कि हर दिन 18 घंटे तक रह सकता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को यह फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। डियर ब्रीडर्स के लिए ये भयानक हो सकता है, जो हर साल लगभग 4000 हिरणों को कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे के कारण ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में खो देते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट ब्रीडर्स के ग्रुप ने 2014 में अपनी समस्या का बेहतर रास्ता निकालने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। उन्होंने हिरण पर रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने की कोशिश की, लेकिन वो फट गई। उन्होंने उन जानवरों के फर पर रिफ्लेक्टिव पेंट छिड़कने के बारे में भी सोचा, लेकिन इसने भी काम नहीं किया। आखिर में उन्होंने महसूस किया कि सींगों पर रिफ्लेक्टिव पेंट लगाने से कार की हेडलाइट्स आश्चर्यजनक रूप से रिफ्लेक्ट हो रही थी। यार, मैं तो कहूँगा कि अगर मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा होता और ये मुझे अंधेरे में घूर रहा होता तो मैं तो फौरन रिवर्स गाड़ी चलाना शुरू कर देता। लेकिन ब्रीडर्स और हिरण दोनों के लिए अफसोस की बात है कि इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया था कि हिरण हर साल अपने सींग छोड़ देते हैं, इसलिए ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई इससे बेहतर आइडिया है तो आप उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हरे कीनू। दोस्तों, ज़्यादातर कैदी जेल से भागने का सपना देखते हैं और कभी कभी कोई कामयाब भी हो जाता है, लेकिन किसी ने भी उस तरह से भागने की कोशिश नहीं की जिस तरह से फ्रांस के कैदी मिशेल वोजार ने की थी। 1986 में मिशेल पेरिस की ले सेंट जेल में अपनी 18 साल की जेल की सजा से आधी काट चुका था, लेकिन उसकी पत्नी नादिन कुछ और ही सोच रही थी और उसने अपनी पति को आज़ाद करने के लिए एक प्लान बनाया। मार्च 1986 में एक रूटीन विजिट के दौरान उसने एक नोट दिया जिसमें एक तारीख और समय लिखा हुआ था जब वो उसे वहां से आज़ाद कराना चाहती थी, 28 मई सुबह 10 बजे। तो प्लान क्या था? नादिर ने सोचा कि अपने पति को छुड़ाने के लिए जेल की विशाल दीवारों को पार करने का सबसे अच्छा तरीका उन पर उड़ना है, खास करके एक हेलीकॉप्टर पर। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसने अपनी जिंदगी में कभी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया था। तो प्लान सिंपल था, उसे अगले 3 महीनों में इसे उड़ाना सीखना था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे 27 मई तक अपना प्राइवेट हेली पायलट लाइसेंस भी मिल जाएगा। लाइसेंस के मिलने के बाद वो अगली सुबह जेल की छत पर एक निश्चित जगह पर एक हेलीकॉप्टर ले जाएगी, जहाँ वो मिशेल से मिलेगी और उसे वहां से उड़ा ले जाएगी। उसने खिलौने वाली एक पिस्तौल खरीदी और उसे काले रंग से रंग दिया ताकि अगर कोई उसे आसमान में गोली मारने की कोशिश करे तो उसे हेलीकॉप्टर से डराने के लिए दिखा सके। लेकिन मिशेल सभी सुरक्षा गार्डों से बचकर छत तक कैसे उससे मिलने पहुंच सकेगा? हैरानी की बात है कि इसका जवाब है हरे कीनू। मिशेल को चालाकी से कैंटीन से टेंजरीन चुराना था और उन्हें ग्रेनाइट ग्रीन पेंट से कवर करना था। फिर भागने के दिन उसे दिखावा करना था कि वो असली ग्रेनाइट थे ताकि गार्ड को उस पर गोली मारने से रोका जा सके। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हैरानी की बात यह है कि नादिर ने ठीक वैसा किया जैसा उसने सोचा था। उसने आसानी से अपना हेलीकॉप्टर टेस्ट पास कर लिया और मिशेल भी वहां से भागने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने एक साथी कैदी पियरे हर्नांडेज की मदद ली और दोनों ने साथ मिलकर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया। पागलों की तरह हवा में चारों तरफ हरे कीनू लहराते हुए वो जेल की छत की तरफ बढ़े। आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी जेल गार्ड ने गोली नहीं चलाई। उस डरावने फल से ठगे जाने के बाद वो उस पूरी जगह के बर्बाद हो जाने के डर से गोली मारने से भी डर रहे थे। मिशेल ठीक समय पर छत पर पहुंच गया। उसकी पत्नी भी छत के ऊपर मंडरा रही थी, जहां से उसने रस्सी को नीचे फेंका और मिशेल उस पर चढ़ने लगा। अब तक के सबसे आश्चर्यजनक जेल ब्रेक में से एक में जैसे वो ऊपर पहुंचा, नादिर ने तेजी से स्पीड बढ़ाई और दोनों उड़ गए और बड़ी बेरहमी से पियर को वहीं छत पर छोड़ दिया। और ये सब सिर्फ पेंट किए गए कुछ फलों की वजह से हुआ था। वाह! मंकी माइंड पोंग। दोस्तों, सन के अरबपति एलन मस्क अपने निराले आइडियाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट न्यूरालिंक की तरह अजीब नहीं है। न्यूरालिंक का इरादा इंसान के दिमाग से कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन की स्पीड को बढ़ाकर इंसान और मशीन के बीच कनेक्शन को मजबूत करना है। बेसिकली मस्क चाहते हैं कि हम सब रोबोट बन जाएं। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक छोटी कंप्यूटर चिप डेवलप की है जिसे ब्रेन में डाला जा सकता है और ब्रेन की एक्टिविटी को सही ढंग से ट्रैक किया जा सकता है, जो शायद वायरलेस कंप्यूटर इंटरफेसिंग में मदद कर सकता है। और इसे पहले से ही एक बंदर पर टेस्ट किया जा चुका है और इसका नतीजा दिलचस्प बात यह है कि बंदर अपने दिमाग से पोंग गेम खेल सकते हैं। न्यूरालिंक ने पेजर नाम के एक ऐसे ही बंदर का फुटेज जारी किया है।
तो आखिर ये पागलपन काम कैसे करता है? उसके दिमाग में चिप को फिट करने के बाद पेजर को कंप्यूटर के सामने बैठा दिया गया। शुरुआत में बंदा ने ट्रेडिशनल जॉयस्टिक के साथ उस गेम को खेला। कंप्यूटर से जुड़े एक स्ट्रॉ से एक लेवल को पूरा करने पर उसे शुरू में केले से बना स्नैक दिया जाता था, जो उसके लिए खेलने के लिए इंस्ट्रक्शन और इंस्पिरेशन दोनों के रूप में काम करता था। लेकिन जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, चिप ने पेजर के ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के पैटर्न को रिकॉर्ड कर लिया। फिर इसने उन सिग्नल्स को इन गेम मोमेंट में मैप किया। इसका मतलब ये था कि जॉयस्टिक के बिना भी चिप कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से जानकारी भेज सकती है, मानो मंकी माइंड पॉन्ग गेम जादू से प्रकट हुआ हो। मस्क को उम्मीद है कि भविष्य में लोग सिर्फ सोचकर ही अपने फोन और कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकेंगे। जल्द ही ये लकवाग्रस्त लोगों को बोलने में भी मदद कर सकता है। ये वाकई शानदार है, जब तक कि मस्क का इरादा दुनिया या किसी भी चीज को जीतने के लिए इन चिप्स का इस्तेमाल करना ना हो। गजब की तलवारबाजी। दोस्तों, जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। ये मध्य युग है और आप अपने कट्टर दुश्मन के साथ एक बड़ी लड़ाई में उतर गए हैं। अपनी म्यान से अपनी तलवार खींचते हुए आपका दुश्मन आप पर हमला करता है। इस वक्त अपनी तलवार के ब्लेड को पकड़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी, है ना? ये उतना बुरा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मध्यकालीन यूरोप में तलवार को उसके ब्लेड से पकड़ना एक आम बात थी, जैसा कि उस समय की कई पेंटिंग्स में देखा गया है। इसे हाफ स्वॉर्डिंग कहा जाता है और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये लड़ाई जीतने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके दुश्मन के पास एक छोटी तलवार है और वो आपके करीब आता है, लेकिन आपके पास एक लंबी तलवार है, तो वो जीत जाएगा। इससे बचने के लिए आप एक हाथ से अपनी तलवार की धार को, दूसरे हाथ से उसके हैंडल को पकड़ सकते हैं। ये आपको ज्यादा प्रिसिशन देता है, जिससे आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। एक अलग तकनीक का इस्तेमाल करके आप दोनों हाथों से ब्लेड को मजबूती से पकड़ते हैं। आप न सिर्फ इस तरह के बड़े हमलों से अपना बचाव कर सकते हैं, बल्कि आप दुश्मन की तलवार को हथौड़े की तरह नीचे भी ला सकते हैं। इसे मोरधो या मर्डर स्ट्रोक कहा जाता है। यह हथियार के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली हमला है। लेकिन क्या अपने हाथों से ब्लेड को पकड़ने पर आपको कटने लगेगा? अगर आप इसे सही ढंग से करते हैं तो नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको अपनी हथेली को ब्लेड की तरफ धकेलना होगा। फिर आप सतर्क रहें तो आप अपनी उंगलियों को ब्लेड के चारों तरफ लपेट सकते हैं और अपनी उंगलियों और तेज धार के बीच जगह छोड़ते हुए तलवार को पकड़ सकते हैं। और जब आप ब्लेड पर एक मजबूत पकड़ बनाकर रखेंगे, इसे फिसलने नहीं देंगे, तब तक आप खुद को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह अपने दुश्मन की तलवार के ब्लेड को पकड़ना भी मुमकिन है। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपने उसे पूरा स्विंग करने के बाद पकड़ा है, स्ट्राइक के बीच में नहीं। इस वीरतापूर्ण ज्ञान की बदौलत मुझे यकीन है कि आप बाकियों की तुलना में ऊंचे लेवल पर लड़ सकेंगे। अगली बार जब आप तलवार की लड़ाई में शामिल हों, जो कि इन दोनों बहुत ही आम है, तो फिलहाल तो मैं बस इतने ही क्रेजी आइडियाज को हैंडल कर सकता हूँ। क्या आपको भी कभी कोई ऐसा निराला आइडिया आया है जो कामयाब हुआ हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।